हेलो नमस्कार, कैसे हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो भी अच्छा काम कर रहे हैं उसमें व्यस्त भी होंगे। शिक्षास्त्र के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और हम बात कर रहे थे हमारे 9th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 को लेकर। अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम है आप उसको सब्सक्राइब करें। साथ में हमारे जो पिछले वीडियोस हैं इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ और अदर चैप्टर्स को लेकर भी वो आप देख लीजिए। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं हमारे इस वीडियो के बारे में। बच्चों, यदि आपने पिछला वीडियो देखा हो तो उस वीडियो में रदरफोर्ड साहब के मॉडल की चर्चा हुई थी कि कैसे रदरफोर्ड साहब ने एक बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या अल्फा पार्टिकल बम्बार्डिंग वाला एक्सपेरिमेंट। और उस एक्सपेरिमेंट से काफी कुछ पिक्चर क्लियर हो गई थी एटम के मॉडल के बारे में। लेकिन उनके मॉडल में एक दिक्कत आई थी। कौन सी दिक्कत आई थी? कि जो एटम है वो अनस्टेबल तो हो नहीं सकता, हमेशा वो तो स्टेबल रहता है। पर रदरफोर्ड साहब का मॉडल बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स यदि सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो वो सर्कुलर मोशन में अपनी एनर्जी को लूज करेंगे और लूज करते करते वो अपने न्यूक्लियस में टपक के आ जाएंगे। ये उनका कहना था, पर ऐसा होता तो है नहीं। तो इसका मतलब रदरफोर्ड साहब के मॉडल में थी कमी और इस कमी को दूर करना था। दूर नहीं बच्चा, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट के मतलब बेसिकली उनका जो मॉडल था ना, उनका मॉडल सही था, बाकी सब कुछ सही था, बस एक पॉइंट की गड़बड़ी थी। इसी एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बोर साहब का नाम आया। बोर भी अपने आप में एक साइंटिस्ट थे और बोर साहब ने रदरफोर्ड साहब के मॉडल को पढ़ा और जो उन्होंने इलेक्ट्रॉन वाली बात कही थी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। उसके बारे में हमें एक नई जानकारी दी। क्या जानकारी दी? ध्यान से सुनिएगा। रदरफोर्ड साहब ने जो बात कही थी वो ये थी कि आपके न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स लगातार घूम रहे हैं। ये बात इन्होंने भी कही, लेकिन इन्होंने उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके या चेंज करके बता दिया। कैसे बताया, सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही क्रिस्प रहने वाला है, छोटा सा रहने वाला है। इन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। हाँ, रदरफोर्ड साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूं। लेकिन जो अंतर है वो ये है कि रैंडमली नहीं घूम रहे। न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली कहीं भी नहीं घूम रहे, बल्कि ये जो इलेक्ट्रॉन से, बच्चा याद रखना, ये डायग्राम आपको रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। मान लीजिए ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बना देता हूं, यहाँ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डिस्क्रीट, ये वर्ड याद रखिएगा, यहाँ कहीं लिखा हुआ है ना डिस्क्रीट। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये डिस्क्रीट, या डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग, डिस्क्रीट ऑर्बिट। ये जो आपको सर्कल लिख रहा है ना, इनको हम बोलते हैं ऑर्बिट, हिंदी में बोलते हैं कक्षा, ठीक है। तो जो हमारे बोर साहब थे उन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियस के बाहर या न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, हाँ, लेकिन रदरफोर्ड साहब रैंडमली नहीं घूम रहे हैं, बल्कि ये एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूम रहे हैं, मतलब कि अलग अलग ऑर्बिट में घूम रहे हैं, अलग अलग सर्किल में चक्कर लगा रहे हैं। अब ये अलग अलग क्यों बोला उन्होंने? दो रीजन थे। पहला रीजन था कि यदि हम न्यूक्लियस से इनकी क्या चेक करें, दूरी चेक करें, रेडियस चेक करें, तो एक ऑर्बिट की दूसरी ऑर्बिट से दूरी अलग पाई जाती है। ये उन्होंने बताया। क्यों बताया? ताकि हम एक ऑर्बिट में दूसरे ऑर्बिट में डिफरेंशिएट चीजों को रख, मतलब एक ऑर्बिट को दूसरे ऑर्बिट से क्या कर सके, डिफरेंशिएट कर सके, है ना। कुछ तो लॉजिक होगा, तभी तो उन्होंने ये चीज समझाई कि यार तुम जो बोल रहे हो ना कि इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, वो बात तुम्हारी सही है, पर इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं उसमें एक बेसिक अंतर ये है कि इनका घूमना ना एक ही जगह पे नहीं है या रैंडम नहीं है, बल्कि अलग अलग एनर्जी शेल, बेटा इसी को हम एनर्जी शेल बोलेंगे, बताता हूं अभी आपको। अलग अलग ऑर्बिट, अलग अलग का मतलब डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ये बात उन्होंने रख दी सामने। डिस्क्रीट क्यों? पहला रीजन, जब हमने न्यूक्लियस से इन ऑर्बिट्स की दूरी चेक की तो सबकी जो दूरी है वो अलग अलग पाई, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए इस रेडियस पर घूम रहे हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स दूसरे रेडियस पर घूम रहे हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन और भी ज्यादा रेडियस पर घूम रहे हैं, ठीक है। दूसरा, एक तो ये रीजन था डिस्क्रीट बोलने का। दूसरा रीजन ये था डिस्क्रीट बोलने का कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब और भी खोजबीन होना शुरू हुई तो ये भी पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं ना, इनमें एनर्जीज होती है, ये बात तो सही है, लेकिन जो ऑर्बिट पास में है इसके पास या इसका जो एनर्जी लेवल है वो अलग है। जो ऑर्बिट दूर है, मान लीजिए ये नंबर एक ऑर्बिट है, ये नंबर दूसरा ऑर्बिट है, ये नंबर तीसरा ऑर्बिट है, तो जो ऑर्बिट पास है इसकी एनर्जी लेवल अलग है, जो ऑर्बिट दूर है इसका एनर्जी लेवल अलग है, और जो ऑर्बिट उससे भी ज्यादा दूर है उसका एनर्जी लेवल अलग है। और ये एनर्जी लेवल क्या होता है?
दूरी बढ़ने के साथ, किससे दूरी बढ़ने के साथ? न्यूक्लियस से। मतलब जितना आप न्यूक्लियस से दूर होगे उतनी ज्यादा आपके एनर्जी लेवल्स होंगे। समझे? ये बात बोर साहब ने अपने मॉडल में रखी थी और इसी वजह से उन्होंने ऑर्बिट को दो नाम दिए थे, एक तो डिस्क्रीट ऑर्बिट और एक एनर्जी शेल। क्यों एनर्जी शेल? इसको एनर्जी शेल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसकी एनर्जी अलग है, अलग के साथ साथ ज्यादा भी है। याद रखिएगा, जो पास में है उसकी एनर्जी कम, जो उससे दूर है उसकी एनर्जी और ज्यादा, जो सबसे दूर है उसकी एनर्जी और ज्यादा, यानी कि बढ़ते क्रम के साथ आपकी एनर्जी बढ़ती जाती है। पहली चीज। साथ ही साथ हमारे जो बोर साहब थे उन्होंने ये भी हमारे सामने बात रख दी कि ये जो डिस्क्रीट ऑर्बिट है इनमें याद रखना एक चीज, यदि कोई इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है, मान लीजिए कौन से वाले ऑर्बिट में घूम रहा है? पहले ऑर्बिट में घूम रहा है, तो जब वो उस ऑर्बिट में घूमता है तब एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, वहां एनर्जी फिक्स रहेगी। कम होगी, ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, वो अलग मसला है। लेकिन जब ये एक ऑर्बिट में घूमते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, तो इनकी एनर्जी चेंज नहीं होती। एनर्जी तब चेंज होगी जब एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस ऑर्बिट से निकल के यहां जाना चाहता है, यहां से निकल के यहां जाना चाहता है, या फिर उल्टा अंदर आना चाहता है। ठीक है? तो एनर्जी की बात जब हमारे बोर साहब ने रखी तो उन्होंने साफ साफ बताया कि प्यारे बच्चों या मेरे प्यारे साथियों, साइंटिस्ट साथियों, रदरफोर्ड साहब ने सब कुछ सही बोला था, बस एक चीज चेंज कर लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली नहीं घूम रहे हैं, उनकी एनर्जी ऐसे ही लूज नहीं हो रही है ना। ये लोग अपने अपने क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूम रहे हैं, अलग अलग ऑर्बिट में घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबका एनर्जी का लेवल अलग अलग है, और यदि कोई अपने ऑर्बिट में घूमता है तो एनर्जी चेंज नहीं होती। एनर्जी तब चेंज होगी जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को चेंज करेगा। और एनर्जी का सिस्टम क्या है? जो पास में है उसकी एनर्जी कम, जो दूर है उसकी एनर्जी उससे ज्यादा। ठीक है? बस इतनी ही बोर साहब ने अपने मॉडल में बात कही थी और इतनी ही आपको जाननी है। कुछ लेकिन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बोर साहब ने ये तो बता दिया कि ये ऑर्बिट और ये ऑर्बिट और उस वाला तीसरे नंबर का ऑर्बिट है, जितने भी ऑर्बिट है ये डिस्क्रीट है, मतलब कि अलग अलग। तो लोगों ने बोला कि सर सिर्फ हम डिस्क्रीट डिस्क्रीट पास दूर ये तो नहीं कर सकते, कुछ नाम रखो। तो इन्होंने क्या किया, इसका नाम रख दिया। उन्होंने बोला कि जो ऑर्बिट सबसे पास है उसको हम बोलेंगे के शेल या के एनर्जी ऑर्बिट या सिंपली के ऑर्बिट। उसके बाद बोलेंगे एल, उसके बाद बोलेंगे एम, और ऐसे करते करते चलता रहेगा के एल एम एन। ये किसको बोल दे दिया उन्होंने नाम? ये नाम उन्होंने दे दिया ऑर्बिट्स के या एनर्जी शेल के। एनर्जी शेल क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी अलग होगी, इसकी एनर्जी अलग होगी, इसकी एनर्जी अलग होगी, इसकी एनर्जी अलग होगी। साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी इन्होंने नंबर दे दिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसा चलता रहता है। क्लियर? सो दिस इज अबाउट बोर्स मॉडल। एक बार थ्योरी भी देखते हैं। टू एड्रेस द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, नील्स बोर, पूरा नाम क्या था? नील बोर, नील नितिन मुकेश्वरा बोर। ठीक है? नील बोर proposed a revised model with the following key postulates. Discrete orbits, electrons can only occupy specific well-defined orbits around the nucleus known as discrete orbits or energy levels. These special orbits are where electrons are allowed to move without radiating energy. मैंने जो बताया ना, जब ये अपने ऑर्बिट में घूमते तो एनर्जी को चेंज नहीं करते, मतलब कि लूज नहीं करते, रेडिएट नहीं करते। क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं। While in these discrete orbits, electrons do not emit energy. अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को एमिट नहीं कर रहे हैं, लूज नहीं कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक सी बात है ना, जो स्टेबिलिटी का इश्यू रदरफोर्ड साहब के मॉडल में आ रहा था, अब वो स्टेबिलिटी का इश्यू बोर साहब के मॉडल में नहीं आया। फाइनली हमारा एटम स्टेबल भी घोषित हो गया। ठीक है? चलो, दिस मींस दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑर्बिट द न्यूक्लियस विदाउट ग्रेजुअली लूजिंग एनर्जी एंड spiraling inwards. These orbits or energy levels are represented by letters such as K, L, M, N and so on. बेटा याद रखना, ये जो क्वांटम नंबर आपके सामने बढ़ रहा है ना, ये एक्चुअल में क्या होता है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे एक चीज पढ़ोगे, क्वांटम नंबर्स, है ना, 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, पर उसकी चर्चा अभी नहीं करना है। ये जो ऑर्बिट का होता है नंबर की, n का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, कि पहले नंबर का ऑर्बिट है कि दूसरे नंबर का ऑर्बिट है, या पहले नंबर का एनर्जी शेल है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, है ना। तो n इज इक्वल टू 1, या इसी को मैं बोल सकता हूं k। इनको हम क्वांटम नंबर ही बोलते हैं, याद रखिएगा क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर। चलो, तो क्या हमने अपने एटम को स्टेबल बना दिया?
यस बना दिया। क्या हमने अपने एटम की स्टेबिलिटी का इश्यू सॉल्व कर दिया? यस हमने नहीं, मतलब बोर साहब ने। इन अ पर्टिकुलर एटम द ऑर्बिट्स इन व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व आर द डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, है ना, देयरफॉर आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल्स और शेल्स। एज एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इज फिक्स्ड, these are also called stationary states। stationary states, इसको बेटा अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये वर्ड आपको बहुत कम सुनने को मिलेगा, क्योंकि स्टेशनरी स्टेट क्यों, कहां गया ये, ऊपर नीचे हो गया क्या, कहां गया, लगता है ऊपर नीचे हो गया। हाँ बेटा इसको स्टेशनरी स्टेट को ना ध्यान से मार्क कर लीजिएगा। क्यों मार्क कर लीजिएगा? क्योंकि आपको यूजुअली वर्ड मिलेगा नहीं, है ना, आप इलेक्ट्रॉन को स्टेबल करते हो, इसलिए उस ऑर्बिट को हम स्टेशनरी स्टेट भी बोल देते हैं। These are numbered 1 2 3 4, जो कि हम बार-बार देख चुके हैं, KNMN नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए एक चीज याद रखना, एनर्जी चेंज तब होगी इलेक्ट्रॉन्स की जब आप एनर्जी को इलेक्ट्रॉन्स को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे लेकर जाते हैं। ये वाला पॉइंट हमें यहां भी दिया गया है। एनर्जी ऑफ दीस शेल्स इंक्रीजेस एज वी मूव आउटवर्ड्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, है ना, यदि आप न्यूक्लियस में अंदर से लेकर बाहर की ओर आओगे तो आपके एनर्जी लेवल्स चेंज होते जाएंगे। क्लियर? तो दिस इज अबाउट द नील्स मॉडल ऑफ एटम, सिंपल। चलिए फाइनली अब हम बात करने वाले हैं थोड़ी सी न्यूट्रॉन की, बहुत ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करनी है बेटा। जैसे आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक पार्टिकल होता है एटम में, वैसे ही आपके न्यूक्लियस में, किसमें, न्यूक्लियस में, फटाफट से कुछ बातें जान लीजिए। जैसे आपका जो, आ जाओ, जैसे आपका जो मान लीजिए एटम है, तो हम इतना तो अब तक जान चुके हैं कि बीच में प्रोटॉन है, यानी कि न्यूक्लियस वाले हिस्से में बच्चा यही जो होते हैं न्यूट्रॉन नाम का भी पार्टिकल पाया जाता है, और बाहर बाहर कौन घूम रहे होते हैं, बाहर बाहर हमारे इलेक्ट्रॉन भाई साहब घूम रहे होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। बहुत ज्यादा इसके बारे में डिटेलिंग नहीं करनी, कुछ चीजें याद रखिएगा कि आपका जो न्यूट्रॉन है ये कहां होता है, बीच में। बीच का मतलब प्रोटॉन के साथ बैठा होता है, इसका मतलब किसके अंदर बैठा होगा, न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन का यदि मैं चार्ज पूछूं तो इलेक्ट्रॉन को आप बोल सकते हो कि ये नेगेटिवली चार्ज होता है, मान लीजिए मैंने बोल दिया -1 यूनिट। प्रोटॉन जो होता है ये अपने आप में, हालांकि याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन को हम कूलाम्स में, है ना, उनकी यूनिट जो होती है कूलाम होती। प्रोटॉन को यदि आप +1 यूनिट बोलते हो, है ना, +1 यूनिट -1 यूनिट, तो जो न्यूट्रॉन होता है बच्चों वो होता है 0 यूनिट, मतलब न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। अब न्यूट्रॉन की खोज के बारे में यदि बात की जाए तो कैसे पता चला, सिंपल सा छोटी सी चर्चा है कि कुछ हल्के पार्टिकल्स, कुछ हल्की एक्सपेरिमेंट्स होते, हल्के एक्सपेरिमेंट नहीं बोल रहा हूं, हल्के पार्टिकल्स के कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे, है ना, उस पर भी हमने बॉम्बार्डिंग के थ्रू पता किया था, लेकिन क्योंकि वो आपके सिलेबस में उस एक्सपेरिमेंट की चर्चा बहुत ज्यादा नहीं है तो हमें भी नहीं करनी। आपको बस इतना याद रखना है, यदि कोई आपसे पूछता है व्हाट इज न्यूट्रॉन, तो आप बोलेंगे कि न्यूट्रॉन इज आल्सो अ सब एटॉमिक पार्टिकल, पहली चीज। दूसरा, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तीसरा, जो न्यूट्रॉन होता है ये किसके साथ बैठा होता है, प्रोटॉन के साथ, कहां, न्यूक्लियस में। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखनी, बहुत ज्यादा नहीं। ऑल्दो मैं आपको एक चीज फिर से बता देता हूं, हम लोग कैसे याद रख सकते थे, ईंट पर नाच। बेटा याद रखना, ईंट का मतलब इलेक्ट्रॉन, थॉमसन साहब। प्रोटॉन, ये रदरफोर्ड जरूर मैंने लिखा है, पर याद रखना रदरफोर्ड साहब ने नामकरण किया था, गोल्डस्टीन साहब ने खोजा था किसको, प्रोटॉन को। हम लोग ये याद रखते थे, पता है क्यों, क्योंकि हम भूल जाते थे कई बार कि किसने किसकी खोज की। तो इलेक्ट्रॉन थॉमसन साहब, पी का पा का मतलब प्रोटॉन, गोल्डस्टीन साहब और रदरफोर्ड साहब, और एनएच का, ये नाच का मतलब क्या है पता है, नाच का मतलब ये चैडविक, एक साइंटिस्ट है चैडविक, उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, और ना का मतलब यहां न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, थॉमसन रदरफोर्ड गोल्डस्टीन चैडविक। ठीक है, अचानक से मुझे नाम देखकर याद आ गया ये चैडविक साहब का। ठीक है, आप लोग भी याद रखेंगे कि न्यूट्रॉन की खोज है, न्यूट्रॉन की चर्चा सबसे पहले किसने की थी, चैडविक साहब ने। So in 1932, Chadwick discovered a new subatomic particles with no electric charge and a mass almost identical to the proton। ये भी आप याद कर सकते हैं कि जो प्रोटॉन का मास होता है वही किसका मास होता है, न्यूट्रॉन का। इसी वजह से आपके जो, आपका जो न्यूक्लियस होता है उसी, ध्यान सुनना, जब आप एटॉमिक मास पढ़ते हो, कौन सा मास पढ़ते हो, एटॉमिक मास, हालांकि हमने पिछले चैप्टर में भी देखा है, जब आप एटॉमिक मास पढ़ते हो ना तो हम बीच वाला जो हिस्सा है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं इसको ही उठाते हैं और इन दोनों को जोड़कर बता देते हैं कि ये है हमारे एटम का मास। क्यों, क्योंकि भैया सिर्फ प्रोटॉन अकेला मास कंटेन नहीं करता, न्यूट्रॉन के पास भी मास होता है और दोनों का मास सेम होता है। एनीवेज, so this particle was named the neutron. Neutrons are found in the nucleus of atoms except hydrogen,
अब हाइड्रोजन का तो क्या ही बोले, आवर आइटम इसके पास क्या ही है, ठीक है, भाई साहब के पास नहीं है उतने ज्यादा सिस्टम। टिपिकली a neutron is denoted by the symbol n. Consequently, the mass of an atom is determined by adding the masses of the protons and neutrons, जो मैं आपको बता रहा था। बेटा इसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करनी, मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूंगा। जो चीज डिटेलिंग करनी थी जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मैंने आपको बता दी। आप बस इतना याद रखेंगे कि न्यूट्रॉन अपने आप में एक न्यूट्रल पार्टिकल्स होता है, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। किस साइंटिस्ट ने इसकी बात की थी, तो आपका आंसर होगा चैडविक। इसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है ना। यदि बहुत ज्यादा इसमें डिटेलिंग करनी होती तो मैं आपके सामने पहले ही इसको लेकर आ जाता। ठीक है, चलिए तो फिलहाल के लिए मैं आपको यहीं रोकूंगा क्योंकि आपने काफी कुछ पढ़ लिया है। आगे हम बात करेंगे एटॉमिक मास, एटम के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, वैलेंसी क्या होती है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अभी आपको ये तो पता चल गया कि अलग अलग एनर्जी शेल में, अलग अलग ऑर्बिट्स में, जैसे आपने डिस्क्रीट ऑर्बिट बोला है उसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पर भैया कितने इलेक्ट्रॉन्स कहां आएंगे ये कौन बताएगा। तो ये भी बोर साहब ने, एक और साइंटिस्ट बरी साहब के साथ मिलकर बताया था, है ना। बड़े इंटरेस्टिंग से नाम आने वाले हैं आपको। बट फिलहाल के लिए मैं आपको बोलूंगा आप यहीं रुकिए, आराम से इन चीजों को रिवाइज कीजिए, पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास के वातावरण को एंजॉय करते रहिए। ठीक है, चलिए बच्चों अपना ध्यान रखेंगे, हम मिलेंगे अगले हिस्से में।